हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन बच्चों। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है TY BCom का सेमेस्टर 6, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉमर्स 6। जी हाँ बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारा कॉमर्स 6। इसके अंदर स्पेसिफिकली जैसे सेम 5 में हमने कम्प्लीटली मार्केटिंग के ऊपर पढ़ा था, सेम 6 के अंदर कॉमर्स 6 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जो कि आपके कॉमर्स 6 के अंडर कवर होता है। तो क्या है ये सब्जेक्ट, हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, इसके सिलेबस को, इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न को। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉमर्स 6, जैसे मैंने आपको कहा, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक को, इस एक एंटायर सब्जेक्ट को कवर करता है। और इसका सिलेबस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फीचर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है उसको डिटेल में समझाया गया है। फिर रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स है। रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है, किस तरीके के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, वो यहाँ पर हम समझेंगे। सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट और सिलेक्शन के प्रोसेस को हम समझेंगे। फिर हम पहुँचते हैं अपने मॉड्यूल 2 के ऊपर, जहाँ हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, करियर प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग है, मेंटरिंग है। फिर हमारा काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले पार्ट में कवर हो जाता है। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिलेशंस, जिसके अंदर आते हैं लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। उसके अंदर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप होती है। मोटिवेशन की कई सारी थियोरीज होती है बच्चों, इन थियोरीज को काफ़ी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि थियोरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अगर आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आया तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर आते हैं आपके एम्प्लॉय मोरल के कॉन्सेप्ट, इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या होता है, कैसे इनका रोल एक एम्प्लॉय के लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, हम उसको समझेंगे। एम्प्लॉय ग्रीवियंस कॉज हम पढ़ेंगे, ये हमारा 3rd मॉड्यूल का हिस्सा है। और फाइनली हम आते हैं अपने 4th मॉड्यूल के ऊपर, जहाँ पर हम देखेंगे ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है कंसेप्ट्स का। जैसे कि हम कॉम्पिटेंसीज देखते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनोवेशन का कल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी को एक साथ क्या किया है, अलाइन किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स HRM की तरफ से, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, एट्रिशन, डाउनसाइजिंग, ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, हम एक एक मॉड्यूल के अंदर बच्चों डिटेल में समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं सेमेस्टर 5 की आपने एग्जाम दी है, तो आप जानते हैं ये जो पेपर है, ये सब्जेक्ट जो है वो इट कैरीज 100 मार्क्स। 100 मार्क का ये पेपर होगा, 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इस तरीके से वो 6 क्वेश्चन का हमको बाइफिकेशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी 10 लिखने हैं आपको 12 में से, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को सजेशन देती हूँ पूरे के पूरे 12 आप लिख कर आइए, क्योंकि जब हम आपके पेपर को असेस करते हैं, जैसे मैं TY का पेपर जब भी चेक करती हूँ तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि स्टार्टिंग के, मैं सिर्फ यही नहीं करती हूँ कि स्टार्टिंग के जो भी 10 राइट होंगे मैं उसी को मार्क्स कंसिडर करूँगी, मैं पूरे के पूरे 12 जो है वो चेक करती हूँ, क्योंकि हो सकता है 8th नंबर तक आपने सब कुछ सही लिखा हो, 9th और 10th आपका रॉन्ग हो, 11th और 12th आपका राइट हो। तो 11th और 12th को भी हम असेस करते हैं और उस मार्क्स को कंसिडर किया जाता है। तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों प्लीज़ आप अपने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा लिखें। कई बार बच्चों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी होता है कि मैम क्या हमको ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहिए। येस, आपको ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट पूरा लिखना चाहिए। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जब हम ऑनलाइन पेपर असेस करते हैं तो वो उसका सीक्वेंस चेंज करते हैं। समझ लीजिए आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो अटेम्प्ट करना है 12 में से सिर्फ 10 लिखना है। आपने क्या किया, आपने सीरियल नंबर 4th वाला ट्रू और फॉल्स नहीं लिखा, उसके बदले में आपने 12th वाला लिखा या फिर 9th वाला लिखा, और एक आपने 5th नंबर वाला स्किप कर दिया है। अब इससे होता क्या है, हम एक सीरीज़ के हिसाब से चल रहे हैं, बच्चे कई बार सीक्वेंस नंबर जो है वो भी करेक्ट नहीं लिखते हैं, 1 का ट्रू, 2 का ट्रू, 3 का फॉल्स, ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। जब आप स्टेटमेंट पूरा लिखते हो बच्चों, तो टीचर को भले आपने सीरियल नंबर यहाँ रॉन्ग कर दिया हो, लेकिन एटलीस्ट आप उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैंने इस स्टेटमेंट को ट्रू या फिर फॉल्स बोला हुआ है। तो ये मिस्टेक को आप हमेशा क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नो डाउट आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी अगर MCQ
MCQs भी आते हैं तो आप उसको, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा, उस पूरे के पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इस बार सेम 5 में कई सारे बच्चों ने पेपर में ये गलती जो है वो की है। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 10-10-20 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस। तो ये मॉड्यूल 1 से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ABC आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, या तो आप A और B अटेम्प्ट कर रहे हो, या B और C, या A और C, या B और C, कोई भी कॉम्बिनेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका आंसर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आता हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, जो कि आपको पूछा जाता है मॉड्यूल 2 से, ये भी आता है 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मॉड्यूल 3 से पूछा जाएगा, अगेन ये होता है 15 मार्क्स के लिए, कोई भी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3, मॉड्यूल 4 से होते हैं, इसका भी 15 मार्क्स है। फाइनली हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी कि शॉर्ट नोट में आपको 6 ऑप्शन दिए, जिसमें से आपको कोई भी 4 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। सारे मॉड्यूल्स में से आपको पूछे जाते हैं, मॉड्यूल 1 2 3 4 इक्वली इसके अंदर जो है वो आपको पूछा जाता है। तो हर एक मॉड्यूल से क्वेश्चन है, तो आपको अटेम्प्ट यहाँ पर कोई भी 4 ही करना है 6 में से। इस तरीके से बच्चों आपका मॉड्यूल जो है आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से भी क्या करके मिला है, बाइफर्केट करके मिला है। तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि कौन सा मॉड्यूल मुझे पढ़ने में इजी है, मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करूं, और कौन सा मॉड्यूल जो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है इस मॉड्यूल को मुझे कम्प्लीटली ओमिट नहीं करना है, थोड़ा बहुत तो उसमें से पढ़ लेना है, कि अगर मॉड्यूल 1 में से कुछ ना लिख पाओ तो एटलीस्ट मॉड्यूल 3 या 4 में से कुछ तो हम लिख पाएंगे। तो ये जो है आइडियोलॉजी आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन एग्जाम। नाउ अब ये है हमारा कंटेंट, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल 1, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारा पेज नंबर 1 है, यहाँ पर आपको पेज नंबर्स दिए हैं। सेकंड मॉड्यूल आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, थर्ड आता है ह्यूमन रिलेशंस, लीडरशिप, मोटिवेशन, फोर्थ इज फाइनली ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ तक का हमारा सिलेबस और हमारे चैप्टर को हमने जो है वो चैप्टर के बाइफर्केशंस को जो है वो हमने समझा है। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 1 से, जो कि है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हेनरी बकल का कहना है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। जिसका माइंड बड़ा वीक होता है ना, वो लोगों के बारे में बात करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं हमेशा। जिनका एवरेज माइंडसेट होता है वो किसी इवेंट के बारे में बात करते हैं, किसी ओकेजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो ग्रेट माइंड्स होते हैं वो हमेशा आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये बात चल रही है रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज़। अब आते हैं हम इसके एक्चुअल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, हमारे इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा, हम उसके फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कितने अलग अलग फंक्शंस हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रेडिशनल और स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस या फिर जॉब डिज़ाइन भी है, जहाँ पर हम उसके HRP के कंसेप्ट को समझेंगे। HRP इज़ नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अगर एग्जाम में HRP टर्म आता है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, उसका परफॉर्मेंस मत बना देना, P फॉर परफॉर्मेंस बना देते हैं हम, P फॉर कुछ और बना देते हैं। इट इज़ ओनली एंड ओनली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसके अंदर जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन आता है। बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन, जिसको अपना करियर ये ह्यूमन रिसोर्स में बनाना है, जो अपना TY कंप्लीशन के बाद सोचते हैं कि कुछ टाइम हम HR का प्रोफाइल जो है उसमें जाना चाहते हैं, बड़ा ही अच्छा प्रोफाइल है, और उनके लिए ये एनालिसिस डिज़ाइन जो है, अगर आप HR में ही अपनी करियर ग्रोथ देखते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये लेक्चर। फिर आते हैं हमारे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, जहाँ पर हम रिक्रूटमेंट के कंसेप्ट को और रिक्रूटमेंट के सोर्सेस को पढ़ेंगे, सिलेक्शन कैसा होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, और फाइनली टेक्निक्स ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम कैंडिडेट्स को कैसे अपने इंटरव्यूज़ के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 हम अपने चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। Human resource management is an important discipline of managing human resource at work. Human resource management का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने human resources, अपने एम्प्लॉयज़ को काम पर क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, चाहे उनके वर्किंग आवर्स हो, चाहे उनके सैलरीज हो, चाहे उनको मोटिवेशन चाहिए, उनका मोरल बूस्ट करना है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉनेटरी के अलावा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हम उनको देते हैं, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही से मैनेज कर पाएँ।
अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो उसके मैन पावर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी में। हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन 100 के 100 क्या है, कामचोर है, बिल्कुल भी काम टाइम पर नहीं करते हैं। हमने सिर्फ क्वांटिटी को हायर किया। वही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिर्फ 50 लोगों को हायर किया है, लेकिन वो 50 लोग बहुत ही क्वालिटी वाले लोग हैं और बड़ा ही अच्छे से काम करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सक्सेसफुल रहती है। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ मैन पावर पे, ना कि क्वांटिटी पर। Committed and dedicated employees can generate higher performance in today's competitive business world। तो आपके एम्प्लॉयज़ कमिटेड होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी देनी चाहिए। अगर उनकी सक्सेस होगी वो तभी पॉसिबल होगी जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हो रही है। अगर वो कामयाब हो रही है तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयज़ भी सक्सेसफुल होंगे। Management therefore needs to make good efforts to select and train, ensure right placement, conduct proper performance appraisal, motivate, ensure career development and provide appropriate compensation and facilities to the employees। इसलिए कहा जाता है ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये एस्पेक्ट के ऊपर हमको ध्यान देना है। हम जो कह रहे हैं ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या होता है ये मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करते हैं हम इनको। हमको मैनेज करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमको सही एफर्ट्स लेने चाहिए सिलेक्ट करने में, सही एम्प्लॉयज़ को, सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, सिलेक्ट सही से करो, ट्रेनिंग दो, सही प्लेसमेंट दो, परफॉर्मेंस अप्रेजल उनका सही से करो, उनको मोटिवेट करते रहो। हमेशा वो मोटिवेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए उनके अंदर से, मोटिवेशन ख़त्म तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। करियर डेवलपमेंट के बारे में उनका सोचो, सही टाइम पर सही कॉम्पेंसेशन दो, जहाँ पर सैलरी बढ़ानी है बढ़ाओ, जहाँ इंसेंटिव्स देना है दो, जहाँ उनको शाबाशी देनी है शाबाशी भी दो उनको। यही सारी फैसिलिटीज़ जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, अल्टीमेटली आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करते हो। Managers need to have high concern towards the employees and also towards the objective of the organization। अब एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि हर बार उसे एक छोटे बच्चे की तरह गोद में लेकर, जैसे हम छोटे बच्चे को उसका ध्यान रखते हैं, वो चलते चलते गिर ना जाए, उसे संभाल कर चलते हैं, इतना भी ध्यान एम्प्लॉय का नहीं देना है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये मेक श्योर करना है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हम मैनेज कर रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने वाले डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं। Therefore, managers should make constant efforts to understand the nature, aspirations and feelings of the employees so as to manage them effectively। अब इन ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर हमको मैनेज करना है तो बहुत ही ज़रूरी है उन ह्यूमन रिसोर्सेज के नेचर को समझना, किस तरीके के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो कितने मोटिवेटेड है काम करने के लिए। देखो जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना तो हमको पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, आपका इस कंपनी में अगर मैं आपको हायर कर लूँ तो मेरी कंपनी को आपसे क्या फ़ायदा होगा। ये सारे सवाल आपको सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है ताकि हम ये चीज़ का पता लगा सके कि आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस और आपकी फीलिंग्स क्या बोलती है। अपने फ्यूचर के बारे में कोई प्लान बनाया है नहीं बनाया है, वो आपके उन जवाबों से इन्हें पता चलता है। मैनेजिंग वेल रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेज करने के लिए देखो बच्चों, आप मैनेजमेंट की 10 बुक खोल के पढ़ लो और ये देख लो कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, नहीं। साइकोलॉजी हर दिन एक नया चेहरा आपके सामने लेकर आती है, एक नई पर्सनालिटी लेकर आती है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से है। हर दिन आपको नए नए चैलेंजेस जब एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हो तब फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप 10,000 बुक पढ़ लो, हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ टू डील विद पीपल। आपको हर दिन अलग अलग लोगों से जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली डील करते हो तब आप उनको मैनेज करना सीखते हो। The subject of management and human resource development will enable the students to understand अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क। ये बुक आपके लिए एक बेस है जहाँ पर आप उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चों तभी होता है व्हेन यू आर एक्चुअली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कल आप भले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम ना करो, आप सेल्स में करो, मार्केटिंग में करो, फाइनेंस में करो, ऑपरेशंस में करो, बैंकिंग के किसी प्रोसीजर में लग जाओ, लेकिन जब आप एक पोजीशन पर होते हो और आपको बोला जाता है ये 4 से 5 लोग आपके टीम के अंदर है, मिलकर काम करेंगे, उन लोगों से काम करवा लेना is all about managing your human resources. Now, concept and features of CRM, of HRM, I'm so sorry, concept and features of HRM, that is your human resource management. HRM क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? Managing the human resources to improve individual, group and organizational effectiveness। हम इंडिविजुअल को,
ग्रुप को मैनेज करते हैं एम्प्लॉयज़ के, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर होता है। नाउ HRM के अंदर कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक नई ब्रांच ओपन करना चाहती हूँ। अब ये नई ब्रांच ओपन करने के लिए मुझे कौन लगेंगे? लोग लगेंगे। उसके लिए मैं करूँगी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उस नए ब्रांच में कौन से लोग लगेंगे, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, किस तरीके के लोग मैं हायर करना चाहती हूँ, सारी चीज़ें मैं प्लान करूँगी। उनको सैलरी क्या ऑफर करनी है, सैलरी की रेंज क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हैं। फिर हम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करते हैं कि अब इंटरव्यूज़ लेना चालू करना है, लोगों को सिलेक्ट करना चालू करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ वी मोटिवेट देम टू वर्क। आज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, हम उनको कंटिन्यूस एंड रिगरस ट्रेनिंग देते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, करियर डेवलपमेंट, ये सारे फंक्शंस हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। देन डेविड डिसेंजो का कहना है, उसी के साथ साथ स्टेफन रॉबिन्स भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद पीपल डायमेंशन इन मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर लोग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट में। Since every organization is made up of people, acquiring their services, developing their skills, motivating them to higher levels of performance and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization are essential to achieving organizational objectives. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे देखो बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO हो, नॉन बिजनेस करने वाली हो, हर जगह लोगों की ज़रूरत होती है। हम जब इन्हें हायर करके काम पर रखते हैं, हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। सर्विसेज लेने के साथ साथ हम उनके अंदर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाएगा आप फ्रेशर हो, मैं कैसे आपको काम पर रखूं? अगर हर कोई यही जवाब देगा आपको, तो जब तक आप सीखोगे नहीं तो आपको काम कैसे समझेगा? तो आपकी स्किल्स डेवलप होती है जब आप एक्चुअल में काम को परफॉर्म करते हो। मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि अपने एक्सट्रीम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को मैच कर सके। आपको बोला गया है 100 का टारगेट अचीव करो, आपने 200 का अचीव कर लिया, आपकी परफॉर्मेंस को आपने क्या किया? इम्प्रूव किया है। एंश्योरिंग दैट दे कंटिन्यू टू मेंटेन द कमिटमेंट, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड रहो। वो कमिटमेंट जो है, ये HRM की जिम्मेदारी होती है कि वो कमिटमेंट को हमेशा बनाए रखे आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। To the organization are essential to achieve organizational objectives। ये सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे। वही एडविन फ्लिपो का कहना है, डिफाइंस द टर्म पर्सोनल। अच्छा, इसको पर्सनल प्रोनाउंस नहीं होता है बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है पर्सोनल। तो पर्सोनल या फिर HR मैनेजमेंट, पर्सोनल भी ह्यूमन रिसोर्स है, पर्सोनल या HR मैनेजमेंट डिफाइन किया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लेकर आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, वी आर प्रोक्योरिंग देम, उनको डेवलप कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, कॉम्पेंसेशन देते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, उनको इंटीग्रेशन, मिला जुला कर हम उनसे काम करवाते हैं, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन। अब जैसे मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की। हर वक्त अगर मैनेजर मिलकर कई बार महीने 2 महीने में या वीकली उनसे मिलकर उनसे बात कर ले, उनकी प्रॉब्लम को समझे, ये मेंटेनेंस हो जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं, तो जो एग्जिट करते हैं उसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। इसी से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और सोसाइटी में क्योंकि हम रहते हैं, हम जॉब करना चाहते हैं, हमारे एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे अचीव होते हैं। इसको डिफाइन किया है हमारे एडविन फ्लिपो ने। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के 2 डेफिनेशन है, जो भी आपको आसान लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसे कहा जाता है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, कंटिन्यूस इन नेचर है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड प्रोसेस। तो 1 बाय 1 हम इस फीचर को अच्छे से समझेंगे ना।
प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ये एक प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का, यानी अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने का। अब इसे एक प्रोसेस क्यों बोला गया है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों होता है? यानी कि प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हो। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा बच्चों, तो डेफिनेटली आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया होगा। जब आपकी 12th क्लियर हुई, 12th क्लियर होने के बाद आप अपने फेवरेट कॉलेजेस को ढूंढ रहे थे, वहाँ पर आपने एडमिशन का प्रोसीजर समझा, एडमिशन लिया, आपने फर्स्ट ईयर चालू किया, सेकेंड ईयर किया, आप जाके आप थर्ड ईयर में आए हो, जहाँ सेम 5 हो गया, सेम 6 में आए हो। कोई ऐसा है जो सेम 6 में पहले एडमिशन ले लिया, सोचा लास्ट में F5 करूँगा? नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया है हमने, वही होता है प्रोसेस। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को एक प्रोसेस बोला गया है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में नीड है, कॉलिंग करो, इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाओ। लोगों को बुला रहे हैं तो हम उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन होने के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के साथ साथ हम उन्हें अपने मैन पावर को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय का कमिटमेंट जो होगा वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। अब इसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कई सारे डिसिप्लिन्स का हिस्सा है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ कॉमर्स वालों को ही ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, आर्ट्स में नहीं है, साइंस में नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है, सोशल साइंस में नहीं है। ऐसा नहीं है। जितने भी डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैनेजमेंट साइंस में भी ज़रूरत होती है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, कम्युनिकेशन, ओबी है, फिलोसॉफी है। ये ऐसे डिसिप्लिन्स है जहाँ पर मैनेजमेंट टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली, हर वो डिसिप्लिन जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वहाँ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्योंकि ये अलग अलग डिसिप्लिन्स में हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसीलिए कहा जाता है, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, सॉरी एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा जो होता है उसे मल्टी कहा जाता है। तो ये दो से ज़्यादा है, इसीलिए उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा जा रहा है। अब आते हैं हम अपने थर्ड नेचर के ऊपर, जो कि बात करता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब HRM इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये। हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, बाहर नहीं है, हर जगह है। अगर हर डिसिप्लिन में है तो हर बिजनेसेस में है, हर बिजनेसेस में है, हर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको कहा, बिजनेसेस में ज़रूरत होती है हमें, नॉन बिजनेसेस में भी ज़रूरत होती है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को हम बिजनेस में काउंट नहीं करते हैं, ये एकेडमिक्स में आता है। यहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है या प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है, हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, हमें नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ की ज़रूरत होती है, क्लरिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, हमें क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़रूरी होते हैं जहाँ पर हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट नहीं किया था। ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकें। अब आते हैं कंटिन्यूस इन नेचर पर। अब ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी ऐसी है जो कि कंटिन्यूटी में चलती है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ने एक बार प्रोफेसर्स को हायर कर दिया, टीचर्स को हायर कर दिया, अब हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। नहीं, कुछ टीचर्स होंगे जो जॉब छोड़कर जाएंगे, कई बार प्रिंसिपल्स होंगे जो रिटायर होंगे, कई सारे क्लरिकल स्टाफ होंगे जो वो भी छोड़कर स्विच करेंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का काम जो है वो हमेशा चलता ही रहता है, इनका काम कभी रुकता नहीं है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना होता है डेली बेसिस पर। आप सिलेक्ट करते हो, ट्रेन करते हो, मोटिवेट करते हो, कॉम्पेंसेशन देते हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो, ये सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हो। तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। As long as the organization exists, there are activities. जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ चलते रहेगी। इसीलिए there is a need to manage human resource on continuous basis. इसीलिए तो human resources को मैनेज करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशंस को चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना चाहिए।
जैसे कि एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन में चेंज है तो थोड़ी बहुत उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करनी चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर किसी तरीके का चेंज है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को उस एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट करना चाहिए। कॉम्पिटिटर ने कोई स्ट्रैटेजी बदली है तो हम अपने पुराने 100 साल पहले वाले स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। For instance, there are constant changes in employees' expectations and therefore a firm must motivate the employees on a regular basis. अगर employees की expectations में changes आ रही है constantly, तो organization को उन expectations को समझकर अपने objectives को ध्यान में रखकर उन changes को, उन expectations को meet करना है जो employees उनसे expect कर रहे हैं। Next is human resource management is objective oriented. तो human resource places emphasis on accomplishment of the objectives. अच्छा, objective oriented इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि human resource, देखो हमें human resource को manage तो करना है क्योंकि यही लोग वो है जो कि क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव कैन बी ब्रॉडली लिस्टेड अंडर 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉयज़ के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे एवीपी बनना है, मुझे सीईओ बनना है, ये उसका इंडिविजुअल क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ग्रुप ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमारी टीम हमेशा जीतनी चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस में, ग्रुप ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर बढ़ जाना चाहिए, हमारे प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ने चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? इट ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू दी सोसाइटी एज वेल। ये एम्प्लॉयज को ही बेनिफिट नहीं देता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे रहा है, सोसाइटी को भी दे रहा है। फॉर इंस्टेंस, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स नॉलेज। ट्रेनिंग से, अगर हम एम्प्लॉय का ट्रेनिंग देते हैं, नया नया हायर हुआ है, आप फ्रेशर रहोगे, आपको हायर किया गया, आपको ट्रेनिंग मिलेगी काम कैसे करते हैं, कस्टमर्स से बात कैसे करते हैं, कैसे उनको पिच करना है, आपकी सेल्स की स्किल इंप्रूव हुई, एक एटीट्यूड डेवलप किया आपके अंदर, आपके स्किल्स, आपके सोशल बिहेवियर को उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया। There is a direct effect on the performance of the organization not only in the short term but also in the long term. अब आपको इतना अच्छे तरीके से उन्होंने पॉलिश कर दिया है कि इसका इफेक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म तक के लिए रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के में हम वेरियस जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको क्या फ़ायदा होता है? Employees gain long-term benefits by way of monetary and non-monetary incentives. Employees को long-term benefit क्या मिल रहा है? Monetary, non-monetary incentive मिल रहा है। Organization जो है उसको अपने investment पर higher returns मिल रहा है। Corporate की image जो है वो improve हो रही है। सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है कैसे? बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है, और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरक्की कर रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा, यानी हमारे शेयर होल्डर, उनको डिविडेंड भी तो देना है हमको, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो डिविडेंड भी इनके हिस्से में ज़्यादा आएगा। दैट इज़ हाउ इट गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, to employees themselves, to society and to the shareholders। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इनके फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है कि हम एक टीम स्पिरिट बनाएं। अब कई सारे ग्रुप्स होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और हर एक एक्टिविटी इन डिपार्टमेंट से आपस में लिंक होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ मिलजुल कर काम करें, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ काम करें। टीम स्पिरिट डेवलप करना ज़रूरी है। फेयर पॉलिसीज़ बनाओ। ऐसा नहीं है कि हमने एक पॉलिसी बना दिया जिसमें रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे जो है मार्केटिंग वाले आ जाने चाहिए, फाइनेंस वाले 11 बजे आओ या 12 बजे आओ, और 6 बजे दोनों का लॉग आउट टाइम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर पॉलिसीज़ बनाओ, कॉम्पेंसेशन के लिए भी। रिलेशंस अच्छे मेंटेन करवाओ। कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव रखो। आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमें किसको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि हर कोई जाके सीईओ से बात कर रहा है और बीच में जो उनका रिपोर्टिंग मैनेजर है उससे कोई खबर ही नहीं है। तो आपको एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की जो है वो फॉलो करना है। टीम स्पिरिट लीड्स टू टीम वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम वर्क ब्रिंग्स सक्सेस टू दी ऑर्गेनाइजेशन। टीम स्पिरिट रहेगी तो टीम वर्क होगा। टीम वर्क, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया तो अल्टीमेटली सिर्फ टीम का ही परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है।
देन वी हैव की एलिमेंट इन कोपिंग विद प्रॉब्लम्स। अब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हम प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। जैसे सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इससे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आया तो वो चेंज हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाना पड़ता है, स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ की, और प्रोडक्ट को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें काफ़ी सारे चेंजेस अपने प्रोडक्ट में करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में करने पड़ते हैं, और एम्प्लॉयज़ को भी वो स्किल्स जो है वो हमको सिखाने होते हैं। हम एम्प्लॉयज़ को निकाल तो नहीं सकते क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, जिसको हायर करूँगी वो सीखा हुआ रहना चाहिए, उसे भी सिखाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को ही हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके के न्यू चेंज आने की वजह से। मैनेजमेंट को फोकस करना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर, ताकि वो इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करें जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहा है उसके लिए। देन इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम। इंटीग्रेटेड यूज का मतलब होता है एक मिक्सचर एलिमेंट है अलग अलग सिस्टम्स का। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं होता है कि आप पूरे दिन सिर्फ नज़र रखो सब सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर किसी से बातचीत करो, नहीं। इसके कई सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर है जो मिलाकर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है। जैसे कि अगर आपको खाना खाना होगा तो खाना है कोई सब्ज़ी अगर आप खा रहे हो तो वो सब्ज़ी में कई सारे एलिमेंट्स मिलाते हैं, हम मिक्स करते हैं तब जाके बनता है। हम ऑयल यूज़ करते हैं, हम राई या जीरे का बघार, डिपेंड करता है कौन सी भाजी है वो यूज़ करते हैं, हम एक्चुअल में कांदा यूज़ कर रहे हैं, गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, फिर उस सब्ज़ी को हम जो है वो डालते हैं बनाने के लिए, हमारे ड्राई मसाले जो है हम यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी रेसिपी के अंदर ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब मिलाते हैं, इसको बनाते हैं, तब जाकर हमारे सामने प्रॉपर सब्जी जो है वो रेडी होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इस रेसिपी के अंदर भी ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जब आप इन सब को मिलाते हो बनता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आते हैं, करियर डेवलपमेंट आता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, ये सारी चीज़ों को मिलाकर बना है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पोटेंशियलिटीज़। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को उनका एम होना चाहिए कि कैसे हम एम्प्लॉय की पोटेंशियलिटीज़ को और ज़्यादा डेवलप कर पाए। आप अचीव करोगे टारगेट 100 का दिया हुआ है, लेकिन आप में पोटेंशियल है 200 का अचीव करने का, वो 200 अचीव करने वाली पोटेंशियलिटी आप में है, लेकिन आप खुद उस बात को जानते नहीं हो, तो आपकी उस पोटेंशियलिटीज़ को हम डेवलप करवाते हैं टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट सो दैट दे गेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द जॉब। इतने लेवल तक उसको एक्सटेंड करवाते हैं कि आपको भी नहीं पता था कि आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो आपको बाद में खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने उस जॉब से कि एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ पोटेंशियलिटीज़ कैन बी डेवलप। अब कैसे ये पोटेंशियलिटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, एक तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम रखकर, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखकर, काउंसलिंग कर एम्प्लॉयज़ को और उन्हें मोटिवेट करके। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियलिटीज़ को ना कि सिर्फ डेवलप कर सकते हैं बल्कि उनको एक बहुत ही अच्छा फुल फ्लेज मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।